राम राम भाइयों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन इंडियन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पक विमान के बारे में कि आखिर ऐसा क्या खास था इस पुष्पक विमान के अंदर कि हम आज के समय के अंदर जो विमान काम में लिए जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट काम में लिए जाते हैं, हम इसका कंपैरिजन उनसे करते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने किया था? तो इसको बनाया तो विश्वकर्मा जी ने था, परंतु इसका डिजाइन और जो बनाएंगे कैसे, उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो महर्षि अंगिरा ऋषि जी ने दी थी। महर्षि अंगिरा ऋषि जी ने ये जानकारी विश्वकर्मा जी को दी और विश्वकर्मा जी ने फिर इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसको मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद इसको ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ये विमान काफी समय तक ब्रह्मा जी के पास रहा, परंतु बाद में ब्रह्मा जी ने इसको कुबेर को दे दिया, क्योंकि कुबेर देवताओं के धन का जो नियंत्रण है वो उन्हीं के पास रहता था, उसकी देखरेख वही करते थे। और कुबेर से बाद में कालांतर में ये पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया था। उसके बाद क्या बताते हैं कि यह रावण इसको काफी युद्धों में भी काम में लिया उसने। वो अपनी सेना को इसमें बैठा कर लेके जाता था और कहते हैं कि ये विमान अपना आकार खुद से बढ़ा लेता था, जितना चाहो इसका आकार किया जा सकता था कि रावण अपनी पूरी सेना को इसमें लेकर चला जाता था। उसानगोड़ा के अलावा भी जो रामायण की रिसर्च समिति श्रीलंका के अंदर बनी थी, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम है उनके साथ मिलकर जो रिसर्च की थी, उससे पता चला कि उसानगोड़ा के अलावा भी 3 जगह और ऐसी थी जिनके बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है। एक तो है ये गुरु लोपोथा, एक है तोतुपोला कंदा, एक है वारिया पोला। ये 3 जगह ऐसी और थी जिनमें रावण अपने लड़ाकू विमानों को रखता था, मतलब उनकी पार्किंग रखता था। वाल्मीकि रामायण के अंदर इसके बारे में, पुष्पक विमान के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि कैसा ये पुष्पक विमान दिखता था और इसकी विशेषता क्या थी। तो आज हम बात कर रहे थे कि कितना एडवांस था। क्या आज के समय में जो एयरक्राफ्ट हम काम में लेते हैं ये उनसे भी ज़्यादा एडवांस था? तो ये कहने में मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लगेगा कि हाँ, ये सच में बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। आज के समय के एयरक्राफ्ट इसके बराबरी नहीं कर सकते। मेन तो ये है कि ये मन की गति से चलता था, अर्थात जो भी इसे ऑपरेट कर रहा होता था वो अपने मन में कोई जगह सोचेगा। मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मान लीजिए कि एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे ऑपरेट किया जाता था। जो पायलट मन से सोचता था, ये उस जगह के ऊपर उसे तुरंत ले जाता था। इसका मतलब ये प्रकाश की गति से भी ज़्यादा चलता था। और इसकी बनावट के बारे में बात करें तो सुंदरकांड में एक जगह उल्लेख आता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने इसको देखा था लंका के महल के पास में, तो ये करीबन करीबन 1 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा था। और इसके अंदर काफी केबिन्स बने हुए थे, मतलब वो अट्टालिका, ये पर्वतमालाएं, मतलब कृत्रिम तरीके से कोई पर्वतमाला तरीके की पर्वत वगैरह बना रखे हों। सोने से जड़ी हुई इसकी सीढ़ियाँ थी, नीलम से जड़े हुए इसके सिंहासन थे जिन्हें हम आज के समय में सीट कहते हैं। तो इस तरीके की भव्यता का इसके अंदर उल्लेख है पूरा का पूरा वाल्मीकि रामायण में। जो लोग पुष्पक विमान के होने के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये वास्तविकता में था भी या नहीं, इसके बारे में कौन कह सकता है, तो उनके लिए जानकारी दे दूं कि श्रीलंका के अंदर उसानगोड़ा एक जगह है जो माना जाता है कि रावण के जो लड़ाकू विमान होते थे उनको रखने की जगह थी। आज के समय में जिसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, ये उसी तरीके की एक जगह है जो पहाड़ के ऊपर, मतलब तलेटी पर बनी हुई है, एक समतल जगह के ऊपर, जिसे पठार कहते हैं अगर हिंदी में बोला जाए, तो उस जगह के ऊपर ये बनी हुई है। रामायण का एक प्रसंग बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जब रामायण में ये रावण और राम जी का जो युद्ध है वो समाप्त हो गया था और भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया था, उसके बाद जब वापिस उनकी बारी आई अयोध्या जाने की, तो विभीषण जी ने क्या किया, विभीषण जी ने उनको ऑफर किया कि आप पुष्पक विमान से जाइए। पर उन्होंने पहले तो मना कर दिया, परंतु फिर एक बार उसके प्रयोग के लिए वो मान गए और भगवान श्री राम ने उसका एक बार प्रयोग किया था और वो भी पूजा करके किया था। तो उसमें जैसे भगवान राम है, हनुमान जी हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं वो उनके साथ आए थे। तो ये जो पुष्पक विमान था, ये मतलब अपना आकार जो था वो बढ़ा भी लेता था और घटा भी लेता था। जिस तरीके का एरिया, जिस तरीके की जगह, जिस तरीके के लोग, मतलब जितने लोग, उनके अकॉर्डिंग ये अपने शेप को चेंज कर लेता था। और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो उसके अंदर ये था कि इसकी जो डिजाइन थी वो एक मोर की शेप की तरह थी। जैसे एक मोर होता है ना, इसकी डिजाइन एक उसके शेप की तरह थी, मोर के शेप की तरह। और ये फुली एयर कंडीशन था, मतलब इसके अंदर वातानुकूलित था
किसी भी वातावरण के अंदर इसके अंदर सुविधा थी कि इंसान आराम से बैठा रह सकता है बिल्कुल कंफर्ट होके। और इसमें जो दरवाजे वगैरह जो बने हुए थे वो सारे सोने से बने हुए थे। और वाल्मीकि रामायण में और जो बाकी के कई ग्रंथ है उनमें इसकी भव्यता का उल्लेख किया गया है, जिनमें कहा गया है कि जो पुष्पक विमान के अंदर जो सीढ़ियाँ थी उनमें भी मणियाँ जड़ी हुई थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और इसके अंदर अलग अलग केबिन्स बने हुए थे, वो भी मतलब एक नहीं मंजिलों में बने हुए थे। इस तरीके से था कि एक पूरा का पूरा शहर ही बना हुआ है। सुंदरकांड में भी जब वो हनुमान जी इसका उल्लेख करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा महल है और ये पुष्पक विमान एक छोटा सा छोटा पूरा शहर है, जिसमें सारी चीजें हैं, जिसमें घर भी हैं और भी चीजें, रहने खाने की भी सारी व्यवस्था है। और ये सोने जैसी चमक थी इसके। और ये बना भी सोने से ही हुआ था, अधिकांशतः सोने से ही बना हुआ था ये। और जो हनुमान जी सुंदरकांड में बताते हैं, जो सुंदरकांड में जो उल्लेख आता है उसके अंदर ये है कि इसमें जो कुछ कृत्रिम रूप से जो पर्वतमालाएं भी तैयार कर रखी थी, जो पहाड़ियां हैं कुछ छोटी छोटी, वो डिजाइन्स थी इसके अंदर, जो पुष्पक विमान था इसके ऊपर। और ये एक लड़ाकू विमान था और वो भी सोने से जड़ी हुई थी वो पर्वतमालाएं सारी की सारी। अब बात करते हैं मेन कि ऑपरेट कैसे होता था, इसमें कौन सा फ्यूल सिस्टम काम में लिया जाता था कि ये इतनी चीजें ऑपरेट कर पाता था। तो इसमें वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है और वैमानिक शास्त्र में भी है पुष्पक विमान और इससे मिलते जुलते विमानों के बारे में। तो उसके अंदर बताया गया है कि ये अग्नि और वायु की ऊर्जा से चलते थे, अर्थात आग और हवा। वही आज का एक जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको हम इग्नाइट करते हैं, उसके बाद वो एनर्जी जनरेट करता है और उसके बाद एयरक्राफ्ट उड़ता है। तो उसी तरीके का सा सिस्टम ये है। परंतु ये इतने ज़्यादा अति आधुनिक थे कि आज के टाइम में जो रिमोट कंट्रोल्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जिन्हें ड्रोन्स बोल लेते हैं, बड़े ड्रोन्स होते हैं, ये उसी तरीके का एक सिस्टम था कि मंत्रों से ही ऑपरेट होते थे। जो भी इसका कोई पायलट होता था, वो एक पर्टिकुलर इसका एक मंत्र था पुष्पक विमान का, कि उस मंत्र के कंट्रोल में ये पुष्पक विमान होता था। लाइक जो भी उस मंत्र का उच्चारण करेगा वो पायलट, ये पुष्पक विमान उसके मन से कनेक्ट हो जाता था। और उसके बाद जैसा वो अपने मन से पुष्पक विमान को आदेश देता था, पुष्पक विमान बिल्कुल वैसा ही करता था। चाहे उसे अपना आकार बढ़ाना हो, आकार घटाना हो, या फिर कहीं पे मान लो। और एक चीज और, ये इंटरप्लानेटरी था, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भी जाने में सक्षम था। और इसके बारे में उल्लेख मिलता है पूरा का पूरा धार्मिक ग्रंथों के अंदर। ये नहीं कि खाली आकाश आकाश के अंदर उड़ता था, नहीं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भी ये ट्रेवल करता था। और इसके बारे में पूरे रिटर्न के अंदर सबूत हैं सारे के सारे। तो आप ये सोचिए ना कि कितने एडवांस लेवल का एयरक्राफ्ट रहा होगा, कि जिसके अंदर रावण अपनी पूरी सेना को बैठाकर किसी दूसरी जगह पे ले गया और मान लो वहां पे अटैक करके आ गया। मान लो क्या किए ही है उसने। काफी सारी आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी ये चीज कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ओवरऑल जब हम सब कुछ देखते हैं, जब इसका कंपैरिजन आज के जो एयरक्राफ्ट हम उनसे करते हैं, तो आज के समय का कोई भी एयरक्राफ्ट इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाया है कि इसकी बराबरी कर सके। परंतु हाँ, वो सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे के सारे। बस इनके अंदर जो आज के समय में वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम आ गया, उस टाइम ये मन से था। और क्या पता आगे के टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम लोग भी डेवलप कर लें, उसमें भी जो पायलट होगा उसके माइंड से क्या पता एयरक्राफ्ट कनेक्ट हो जाए और वो उसी उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीजें ऑपरेट करे। शायद ये चीजें भी होंगी जल्दी, नियरली फ्यूचर के अंदर देख लीजिएगा आप। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो पुष्पक विमान वास्तव में एडवांस था और बहुत ज्यादा एडवांस था। जय श्री राम, जय जय भारत।